साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को एक बार फिर से सलाम करता हूं, जय हिंद और नमस्कार करता हूं। किसी शायर की दो पंक्ति है और ये पंक्ति मैं एनडीटीवी के जाने माने पत्रकार भाई रवीश कुमार के लिए मैं कहना चाहता हूं कि लफ्ज मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या है वो एक दिन मेरे साथ चला जाएगा, इसलिए जारी रहेगी जंग हवाओं से, सुबह तक ये किसने कह दिया कि बुझे जा रहा हूं। आइए आज मैं रवीश कुमार की ये रिपोर्ट आपको मैं सुनाता हूं अपने वाल पर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर, कि किस तरीके से इस देश की केंद्र की सियासत्ता ने, इस देश की भाजपा की सरकार ने और इस देश की मोदी सरकार ने किस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आईबी के बाद देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था को अपने आगोश में लिया और उसके बाद गोदी मीडिया, पत्रकार और तमाम उन चैनलों को के साथ साथ अब किस तरीके से सोशल मीडिया पर फेसबुक और यूट्यूब को अपने कंट्रोल में लिया। ये रवीश कुमार की रिपोर्ट को आप सुनिए और उसके बाद आंख खुलेगा आपका कि क्या ये सरकार देश के तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तमाम संवैधानिक ढांचा को, तमाम न्यायपालिका की उन तमाम प्रक्रिया को किस तरीके से अपने आगोश में लेकर अपने इशारों पर इसे नचा रही है। जरा इस रिपोर्ट को आप सुनिए और उसके बाद आप इस वीडियो को अधिक से अधिक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि देश की एक अधिक आबादी इस वीडियो को सुन सके और उसके बाद वो समझ सके कि आज देश का हालात, आज इस देश का संविधान, आज इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, आज इस देश की कोर्ट कचहरी सहित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और सोशल मीडिया की भूमिका क्या है और किस ओर इस देश की तमाम व्यवस्थाओं को लिए जाया जा रहा है। तो आइए इस रिपोर्ट को सुनते हैं। हो ही रहा है, यह एक तथ्य है, गप नहीं है। आए दिन आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में भद्दी गालियां, झूठे दावे वाले पोस्ट, एक समुदाय के खिलाफ ऐसी बातें जिससे आप भड़क जाएं, ऐसी चीजें आती रहती हैं। कई लोगों को पता है जो ऐसे पोस्ट को सही मानते हैं, राय बनाते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। 2020 में इसे अलग से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बताने की अब भी जरूरत है कि बहुत से लोगों को पता ही ना चल सकेगा कि उनकी सोच झूठ और हिंसक बातों से बदली जा चुकी है। सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म ने एक बड़े तबके में यह बात घुसा दी है कि हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों का नरसंहार नहीं हुआ था, यह एक झूठी घटना है। इतिहास और किताबों से दूर एक पीढ़ी के बड़े तबके में एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर इस तरह के फर्जी वीडियो और पोस्ट पहुंचा दिए जाते हैं। वो अब यकीन भी करने लगे हैं कि यहूदियों का नरसंहार एक झूठ था। आखिर एल्गोरिदम के अपने फॉर्मूले से ऐसे वीडियो और पोस्ट को ऊपर करने वालों का कुछ तो खेल रहा होगा। अगर गार्डियन की पत्रकार ने इस खेल को नहीं पकड़ा होता तो बेरोक टोक जारी रहता। अब भी इसके जारी रहने की खबरें आती रहती हैं। जब नरसंहार की इतनी बड़ी घटना अपने दिमाग और चश्मे की नजर से गायब की जा सकती है तो फिर झूठ को सच क्यों नहीं साबित किया जा सकता है, खासकर तब जब इसमें गोदी मीडिया का साथ हो। भारत के संदर्भ में कह रहा हूं। भारत और दुनिया भर में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक हंगामा हो रहा है। न्यूले पर्नेल और जेफ हॉर्विट्ज की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषणों को हटाने के मामले में फेसबुक दोहरा रवैया अपनाता है। जब बीजेपी के नेता या समर्थक नफरत या धमकी की बातें करते हैं तो फेसबुक उन्हें नहीं हटाता है। तो क्या सरकार के दबाव में फेसबुक नफरत फैलने देता है? इस तरह की नफरती बातों से किन लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है? उन लोगों को झूठी बातें क्यों बताई जाती हैं? ऐसा क्या है कि सच की जगह उन्हें अफवाहों से लैस किया जाता है और इस काम से किसे फायदा हो रहा है? यह खेल पहले के कई रिपोर्ट से सामने आ चुके हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। आज आप इस विवाद के बहाने कुछ ऐसे प्रसंगों से गुजरकर देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा काम यह किया है कि फेसबुक से आधिकारिक बयान लिया है कि भारत में फेसबुक की अधिकारी ऐसे पोस्ट को हटाने से मना करती हैं जो बीजेपी के नेताओं और समर्थकों के होते हैं, जिनमें दूसरे समुदाय के प्रति हिंसा या नफरत फैलाई जाती है। फेसबुक इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास हैं।
जिनकी टीम का काम है नफरती और भड़काऊ पोस्ट को हटाना, ऐसे पेज को बैन कर देना, मगर अंकीदास ऐसे पोस्ट और पेज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देती हैं। एक ऐसे ही पोस्ट हटाने के मामले में अंकीदास ने कहा कि मोदी की पार्टी और उससे जुड़े लोगों के पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने पर भारत में कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। कमाल की बात है कि फेसबुक के प्रवक्ता ने इसे स्वीकार किया है कि अंकीदास ने ऐसा कहा था, मगर बैन लगाने पर विचार चल रहा है। आपको याद होगा बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का वो बयान, नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे धरने के करीब जाकर उन्होंने कहा था कि पुलिस ये धरना हटाए वरना उनके लोग कुछ करेंगे। उसके कुछ समय बाद दंगा भड़क गया पूर्वी दिल्ली में। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे फेसबुक ने भी नहीं की। इस रिपोर्ट के अनुसार कपिल मिश्रा ने अपना यह बयान, वीडियो बयान फेसबुक पर अपलोड किया था और कई महीनों तक उनके पेज पर रहा। उनके पेज पर इस वीडियो के बाद आवाजाही कई गुना बढ़ गई। जून के महीने में मार्क जकरबर्ग ने अपने टाउन हॉल में इस वीडियो का उदाहरण दिया कि हम ऐसे वीडियो को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि वो करते आ रहे थे। उसके बाद ये वीडियो हटाया जाता है, यानी तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है। अनंत हेगड़े बीजेपी के सांसद हैं। हाल ही में इन्होंने बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों को गद्दार, देशद्रोही कह दिया था। अनंत हेगड़े ने अपने पेज पर मुसलमानों के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें लिखी। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लिखा कि मुसलमान कोविड के जरिए देश में कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। याद कीजिए तबलीगी का वो समय। इसी बात के लिए ट्विटर ने अनंत हेगड़े का पेज निलंबित कर दिया, मगर फेसबुक ने कोई कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना से बीजेपी के विधायक हैं टाइगर राजा नवल सिंह। इनके मुस्लिम विरोधी पोस्ट हटाने और पेज को बैन करने के फैसले को अंकीदास ने रोक दिया। फेसबुक के सिक्योरिटी स्टाफ का मत है कि इसके पेज को बैन कर दिया जाए। यह खतरनाक व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए। यही नहीं, अंकीदास ने अपने ही पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट एक पूर्व पुलिस अधिकारी का है जो खुद को मुसलमान बताते हुए मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखते हैं। कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए मजहब और शरिया से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जबकि अंकीदास का काम है ऐसे नफरती बातों को फैलने से रोकना। अंकीदास की टीम का ही काम है कि देखना कि किस पेज से किसी समुदाय के खिलाफ नफरत तो नहीं फैलाई जा रही है, मगर वो एक पक्ष को छूट देती रहती है। पिछले साल अप्रैल में मतदान से पहले फेसबुक ने ऐलान किया कि कुछ पेज हटाए गए हैं, लेकिन यह बात छिपा ली गई कि बीजेपी से जुड़े वैसे पेज भी हटाए गए हैं जो फेक न्यूज फैलाते हैं। अंकीदास ने ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि फिर खबर छपती कि बीजेपी से संबंधित कौन कौन से पेज से झूठी खबरें फैल रही हैं। अमेरिका में फेसबुक की नीति को लेकर आए दिन सवाल उठते हैं और बहस होती रहती है। फेसबुक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं कई देशों में। इन्हीं आरोपों के कारण कई अमेरिकी कंपनियों ने तय किया है कि वे अपना विज्ञापन फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर नहीं देंगी। इस तरह की बात विश्वगुरु भारत में आप सोच भी नहीं सकते। फेसबुक पर कई देशों में आरोप लगे हैं कि यह विपक्ष की आवाज को दबाता है, एक पक्ष के खिलाफ हिंसक बातों को प्रचार करने वाले तंत्र का साथ देता है, ताकि वे सत्ता में पहुंचकर वे लोग फेसबुक को बिजनेस दे सके। 10 अप्रैल 2018 को अमेरिका के सीनेट में फेसबुक के मार्क जकरबर्ग से बाकायदा पूछताछ की गई थी। तब जकरबर्ग ने अपनी गलती मानी थी। सीनेट से वादा किया था कि वे लोगों से अपने रिश्ते में बदलाव लाएंगे जो फेसबुक पर हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर किसी के खिलाफ हिंसा या भड़काऊ बातों को नहीं फैलने देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो 2018 का वादा था, ये रिपोर्ट 2020 की है। We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. So now, we have to go through all of our relationship with people and make sure that we're taking a broad enough view of our responsibility. It's not enough to just connect people. We have to make sure that those connections are positive. It's not enough to just give people a voice. We need to make sure that people aren't using it to harm other people or to spread misinformation. And it's not enough to just give people control over their information. We need to make sure that the developers they share it with protect their information too.
जकरबर्ग ने अमेरिकी सीनेट से अपना वादा पूरा नहीं किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत को लेकर आई रिपोर्ट जकरबर्ग के दावे को चुनौती देती है। इस रिपोर्ट के बाद फेसबुक का बयान भी बेहद काम चलाऊ है। बयान यह है कि हम ऐसे हेट स्पीच और आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगाते हैं और अपने इन नियमों को दुनिया भर में किसी की भी राजनीतिक पहुंच के दबाव में आए बिना लागू भी करते हैं। हम इस मामले में प्रगति कर रहे हैं और नियमित रूप से ऑडिट करवाते रहते हैं, जिससे निष्पक्षता और सटीकता एक्यूरेसी बनी रहे। जर्मनी ने फेसबुक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक अमेरिका से भी ज्यादा जर्मनी में सतर्कता से काम करता है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुए नरसंहार में फेसबुक के प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस पर भी मार्क जकरबर्ग को अमेरिकी संसद में सफाई देनी पड़ी थी। सेनेटर लीही ने कहा था कि नरसंहार आपकी वजह से हुआ है जकरबर्ग। न्यूयॉर्क टाइम की इस पर विस्तृत रिपोर्ट है कि कैसे फेसबुक पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट आने लगते हैं कि वे बौद्ध महिलाओं का बलात्कार कर देते हैं। इस तरह की झूठी बातें फैलने लगती है और एक नाराज भीड़ तैयार हो जाती है जो रोहिंग्या की हत्या करने लगती है, या फिर सरकारी तंत्र के द्वारा इस काम को जनता सपोर्ट करने लगती है। इस काम के लिए सेना के अधिकारी भी फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं और झूठी बातें फैलाकर नफरत की हवा गर्म कर देते हैं। फेसबुक ने दिखाने के लिए कुछ अधिकारियों के पेज तो बैन किए, मगर दूसरे नामों से ऐसे पेज और भड़काऊ बातें पोस्ट होती रहीं। नफरत फैलाने के मामले में फेसबुक अमेरिका में माफी मांग चुका है, तो फिर हैरानी क्यों है कि उसने भारत में ऐसा नहीं किया होगा। मॉब लिंचिंग के कई मामलों में सोशल मीडिया के पोस्ट की भूमिका रही है। यह बात भारत में भी हुई कई घटनाओं में देखी गई है। इन प्लेटफॉर्म का काम है कि ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ चौकस रहें, उन्हें हटाएं, रोकें। लेकिन आप देख सकते हैं कि फेसबुक पर अब भी कई ऐसे पेज मिल जाएंगे जिनके माध्यम से भद्दी गालियां दी जाती हैं, नफरती बातें फैलती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में एक जगह कहा गया है कि वियतनाम में फेसबुक विपक्ष की बातों को दबाता है ताकि वहां की सरकार उसे बाहर ना कर दे। तो आपने देखा कि अपने धंधों के लिए सोशल मीडिया की कई प्लेटफॉर्म सरकार के दबाव में काम करते हैं, लेकिन उनके धंधे के लिए आपके बच्चे दंगाई बन रहे हैं, ये आपको देखना और सोचना है। सोचेंगे तब जब आपके पास सच्ची सूचनाएं पहुंचने दी जाएंगी। वैसे बच्चों को ही क्यों, क्या उनके माता पिता नफरत की आंधी की चपेट में नहीं है? इसका जवाब आप मुझे सुनते हुए तुरंत हाँ ही कहेंगे, ये मेरा यकीन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से पहले 21 दिसंबर 2017 को ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पर लॉरेनेटर वर्नन सिल्वर और सैरा फ्रायर की रिपोर्ट छपी थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं को ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे फेसबुक ने ग्लोबल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल यूनिट का गठन किया है, जिसका काम है दुनिया भर में सत्ताधारी नेताओं से मिलकर, सरकारों से मिलकर उनके पक्ष में काम करना और विपक्ष की आवाज को दबा देना। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम कर चुकी कैटी हर्बैथ इस टीम की प्रमुख हैं। यह एक बिजनेस है और इसके जरिए जीत के बाद बिजनेस हासिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत में भी इस यूनिट की सक्रियता का जिक्र है। लिखा है कि भारत से लेकर ब्राजील तक, जर्मनी से लेकर ब्रिटेन तक इस यूनिट के कर्मचारी एक तरह से राजनीतिक दलों के प्रचार कार्यकर्ता बन गए हैं, कैंपेनर बन गए हैं। इस यूनिट का काम होता है विपक्ष की बातों को फैलने से रोकना और सरकार के प्रोपेगेंडा को फैलाना। इस तरह से जनमत को बदल दिया जाता है। पता नहीं इस रिपोर्ट का भारत सरकार ने खंडन किया है या नहीं, जिसमें लिखा है कि 2014 की जीत में फेसबुक ने किस तरह से नरेंद्र मोदी की मदद की और जीत के एक हफ्ते के भीतर जकरबर्ग भारत आए। उस समय भारत सरकार फ्री इंटरनेट सर्विस को अनुमति देने जा रही थी, मगर भारी विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। हर्बैथ और उनकी टीम ने भी भारत का दौरा किया था और इस टीम ने 6000 सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी थी। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। आप इसे यूं समझिए, गोदी मीडिया विपक्ष विरोधी पत्रकारिता करता है, विपक्ष को जगह नहीं देता है। मीडिया में आज विपक्षी दल ही नहीं, सरकार से सवाल करने वाले जनता के लिए भी कोई जगह नहीं है। यही नहीं, जब ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो उनकी रिपोर्टिंग मीडिया में सीमित है, नहीं के बराबर भी कह सकते हैं। तब लोगों को भरोसा था कि उनके पास सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया से भी विपक्ष और जनता की आवाज गायब कर दी जाए
तो आपका क्या होगा? आप इसके बदले वो गाना भी गा सकते हैं, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। 2017 की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत फेक न्यूज का गढ़ बन चुका है। सोशल मीडिया पर फैलाए गए प्रोपेगेंडा के कारण विपक्षी दलों और सवाल करने वाले पत्रकारों के लिए मुश्किल हो गया है। एक और पुरानी रिपोर्ट की चर्चा जरूरी है। 30 जनवरी 2019 की है, ये कैरवान पत्रिका की रिपोर्ट है। इंजी पन्नू की ये रिपोर्ट बताती है कि क्या फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइन का इस्तेमाल सरकार विरोधी सामग्री कंटेंट को रोकने में हो रहा है। 25 जुलाई 2018 को अनऑफिशियल पीएमओ नाम के पेज पर 2.5 लाख फॉलोअर थे। इस पेज पर सरकार विरोधी मीम पोस्ट किए जाते थे। इस पेज पर एक तस्वीर छपी जिसमें प्रधानमंत्री की एक बच्चे की कान खींचती हुई तस्वीर को हिटलर की ऐसी ही एक तस्वीर से मिलाया गया था। फेसबुक ने तुरंत ही वो तस्वीर हटा दी और पेज भी बंद कर दिया। यही नहीं, कुछ घंटे के भीतर इस पेज को बनाने वालों के पर्सनल पेज 30 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। इंजी पन्नू ने लिखा है कि 3 साल तक इस तरह का डेटा रखने से देखने से एक पैटर्न उभरता है कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के खिलाफ कोई मीम डालता है, सवाल करता है, फेसबुक उसे हटा देता है। इन सोशल मीडिया कंपनीज का, जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी बात कहने को, अपने परिवार वालों से बात करने को, अपने दोस्तों से बात करने को, उनका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर हो रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, और बड़े सवाल जैसे कि लोकतंत्र, हमारे जनतंत्र पर और हमारे इलेक्शंस पर उनका क्या असर हो रहा है, उसका बड़ा सवाल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद ही देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर और पार्टीज़ भी हों, जब मौका मिलता है वो शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। अभी जो बातें आ रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। कोई कह रहा है तुम कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर इलेक्शन डेटा चोरी कर रहे थे। दूसरे सरकार तो कह ही रही है कि उनका क्या असर है इस बात पे। अगर हम देखें तो व्हाट्सएप के थ्रू जो स्पाइंग का स्कैंडल हुआ था, जिसके बारे में कैलिफोर्निया कोर्ट में इस समय केस चल रहा है, लेकिन 114 एक्टिविस्ट और वकील और उन सब के ऊपर स्पाइंग का स्कैंडल था, वो भी ख़त्म हो गया है। कोई चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में उसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो शुरू हो गई हैं अपना फ़ायदा हर सिचुएशन में निकालने का। वो इन सारे कंपनीज़ को अपने इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज़ करती ही हैं। इलेक्शंस में व्हाट्सएप का क्या असर है, रवीश जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात हमेशा करते आए हैं, उसका असर बढ़ता ही जा रहा है। और हम जनता उसके बारे में ये नहीं सोच पा रही है कि ये सारी कंपनीज हमें किस तरीके से मैनिपुलेट करती है। इनके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम उनको मान लेते हैं, हम फैक्ट चेकिंग में कोई विश्वास नहीं करते हैं। तो किनके पेज बंद हो रहे हैं, किनके पेज के व्यूज कम हो रहे हैं, उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है और बंद कर दिए जाते हैं। ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसमें राजनीतिक दल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिले नजर आते हैं। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट के बाद ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया है। बीजेपी और संघ का फेसबुक और व्हाट्सएप पर कंट्रोल है। इसके जवाब में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया कि हारने वाले जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पार्टी संभाल नहीं पाते और कहते हैं बीजेपी संघ ने सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। आप तो खुद कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ पकड़े गए थे रंगे हाथ, जो चुनाव से पहले डेटा का आक्रामक इस्तेमाल करने वाले थे, और आप हमसे सवाल करते हैं। सच बात यह है कि आज सूचना का एक्सेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतांत्रिक हो चुकी है। इन पर अब आपके परिवार के लोगों का नियंत्रण नहीं रहा, इसलिए आपको ये बात चुभती है। वैसे बेंगलोर दंगों के बारे में आपसे कुछ नहीं सुना, आपका साहस कहाँ गायब हो गया। अब देखिए रविशंकर प्रसाद कहां से कहां बात ले जाते हैं। बात है विपक्ष की आवाज को दबाने की, झूठ और नफरत से जनमत को बदलने की, मगर वो परिवार और बेंगलोर से जोड़ देते हैं। रविशंकर प्रसाद भी वैसे फेसबुक पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर तो लगा ही रहे हैं। इसका मतलब है कि फेसबुक की भूमिका को लेकर कांग्रेस और बीजेपी से अलग बहस हो सकती है। वैसे भी जब जकरबर्ग
अमेरिकी सेनेट के सामने जाकर गवाही दे सकते हैं, तो फिर शशि थरूर की मांग क्या गलत है कि इसकी जांच भारत की संसदीय समिति भी करे। कैम्ब्रिज एनालिटिका को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया गया। अब यहां इस प्रसंग को जाने बगैर आप कैसे समझेंगे कि इस आरोप का क्या मतलब था। मार्च 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक पुराने कर्मचारी क्रिस्टोफर वाइली ने विसिल ब्लोअर बनकर यह खुलासा किया कि भारत में कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका की क्लाइंट थी। उन्होंने ये बात ब्रिटिश संसद में फेक न्यूज पर चल रही जांच के दौरान कही। वाइली ने बताया कि भारत में एचसीएल के पास 600 जिलों और 7 लाख गांवों का डेटाबेस है, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। अपने बयान में वाइली ने कहा था कि 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में एचसीएल इंडिया ने राज्यों में जातीय सर्वे कर एक विश्लेषण किया था, जिससे एक पार्टी के कोर वोटर और स्विंग वोटर की पहचान की गई। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में एचसीएल इंडिया ने एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए राजनीतिक सर्वे कराया था, जिसमें बूथ लेवल पर पार्टी के कर्मचारियों का मूल्यांकन हुआ था। 2007 में दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में भी सर्वे किए गए। वाइली ने यह भी दावा किया कि 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एचसीएल इंडिया ने कई प्रत्याशियों का कैंपेन संभाला था। क्या ये मामला सिर्फ कांग्रेस तक सीमित है या अन्य प्रत्याशियों तक के लिए है? वैसे है गंभीर। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के हवाले से कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यह सच सामने तब आया जब ब्रिटेन की संसद में इस मामले को लेकर पूछताछ चल रही थी। तो ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ भारत सरकार को भी ऐसे आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि कांग्रेस को जवाब देकर खेल खत्म घोषित कर देना चाहिए। जकरबर्ग ने इस मामले में अमेरिकी संसद में माफी मांगी थी। आपको एक डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पर है। इसका नाम है द ग्रेट हैक। जिहान नजीम और करीम आमिर की ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का खेल भारत में कांग्रेस से पहले अमेरिका में ट्रंप के लिए और अन्य देशों में भी किया गया था। ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के समय रायशुमारी के दौरान झूठ फैलाने में इसका इस्तेमाल हुआ था। सवाल उठा था कि जब फेसबुक दावा करता है कि उसका डेटा सुरक्षित है, तो कैसे इस कंपनी ने उसके लाखों यूजर के डेटा को उड़ा लिया। कैम्ब्रिज एनालिटिका का काम था ऐसे डेटा से ऐसे लोगों का पता करना जो किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हुए थे, उन तक झूठी खबरों को पहुंचाकर उन्हें अपनी तरफ मोड़ना था। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी की पोल गार्डियन अखबार ने खोली थी। आप इंटरनेट पे कैरोल जेन कैडवालाडर नाम से सर्च कीजिए, पता चलेगा कि इस अकेली पत्रकार ने कैसे इनके खेल का भंडाफोड़ कर दिया था। कैरोल ने इस खोज के बाद कहा था कि पता नहीं कि अब कभी दुनिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा या नहीं। इस खेल को जानिए, वैसे भी अब आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। जानने के अलावा आपको एक और फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2019 के चुनाव के दौरान हफपोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, आप भूल गए होंगे। अंग्रेजी में थी तो हिंदी के दर्शकों पाठकों तक नहीं ही पहुंची होगी। समर्थ बंसल, गोपाल साठे, रचना खैरा और अमन सेठी की रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं था, लेकिन एक अलग संगठन खड़ा कर दिया गया जो पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने लगा। यह संगठन अलग से काम करता था। इसके खर्चे का चुनावी ब्यूरो में कहीं जिक्र नहीं है। इसका नाम था द एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स, ABM। इस संस्था को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की निजी सलाहकार इकाई के रूप में काम करना था। यह संस्था ABM तब से लोगों के बीच में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप आदि पर झूठ फैलाने, चर्चा कराने आदि के काम में जुटी हुई थी। मार्च 2018 में भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय से इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में जब इस संस्था से भाजपा के संबंध के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था कि वे ऐसी किसी संस्था को नहीं जानते हैं। जबकि हफ पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह संस्था इंटरनेट पर पार्टी के लिए मैं भी चौकीदार, भारत के मन की बात, नेशन विथ नमो जैसे कई अभियानों की रूपरेखा तय करती थी और उनके लिए सामग्री तैयार करती थी। सोशल मीडिया पर ऐसे पेजों को इस तरह बनाया गया कि वे ABM या भाजपा द्वारा संचालित न लगकर मोदी के प्रशंसक पेजों की तरह दिखें। फरवरी 2019 में फेसबुक द्वारा जारी सूचना के मुताबिक
एबीएम द्वारा संचालित 2 पेजों ने सबसे अधिक पैसा खर्च किया था विज्ञापन पर। हफपोस्ट ने अपनी जांच में पाया कि सही गलत असीमित सूचनाओं से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए संसाधन संपन्न एक बड़ी मशीनरी खड़ी कर दी गई, जो सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रही थी, जिसका उद्देश्य था हमेशा नरेंद्र मोदी को ही फोकस में रखना। 2019 में चुनाव के पहले हफपोस्ट इंडिया ने एक खुफिया संस्था पे एक इन्वेस्टिगेशन करी। इस संस्था का नाम है एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स या एबीएम। एबीएम जो है 2017 से बीजेपी की इन हाउस इलेक्शन कंसल्टेंसी है। एबीएम के लोगों ने हमें बताया कि वो डायरेक्ट अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं। एबीएम की फंडिंग जो है बीजेपी के डोनरों से आती है, लेकिन पब्लिकली बीजेपी के लीडर कहते हैं कि उनको एबीएम के बारे में कुछ नहीं पता। अमित मालविया बीजेपी के आईटी सेल के हेड ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि उनको पता नहीं कि एबीएम क्या है। तो क्या है ये एबीएम और ये क्या करती है? हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस समय एबीएम में एटलीस्ट 160 एम्प्लॉय थे। वो ऑफलाइन कैंपेन्स भी कोऑर्डिनेट करते थे और ऑनलाइन कैंपेन भी कोऑर्डिनेट करते थे। ऑनलाइन कैंपेन में वो काफ़ी सारे फेसबुक पेजेस चलाते थे। आपके दर्शकों ने इनके कुछ नाम सुने होंगे, जैसे भारत पॉजिटिव, भारत की मन की बात, नेशन विद नामो, जो दूर से या ऊपर से लगते हैं कि कोई मोदी प्रेमी भक्त ने बनाए हों, पर एक्चुअली ये पेड एम्प्लॉयज़ का काम है जो एबीएम के लिए काम करते हैं। ये जो फेसबुक पेजेस हैं जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, ये कई सारा फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं और शेयर करते हैं, जो लोग आगे शेयर करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे 2018 के कर्नाटका के चुनाव के पहले एबीएम ने कई सारे पेजेस रजिस्टर किए जिनके नाम मीडिया हाउसेस से मिलते जुलते थे, जैसे कि बेंगलुरु मिरर, बेंगलुरु टाइम्स। ये जो साइट्स थे ये फेक न्यूज़ छापते थे अपने वेबसाइट पे। फिर इनके खुद के फेसबुक पेज थे जिन पे वो आगे और फेक न्यूज़ शेयर करते थे। ये जो है फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। फेसबुक का एक टेक्निकल टर्म है इसके लिए, इसका नाम है कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि आप कई सारे पेजेस से इतना फेक न्यूज़ क्रॉस पोस्ट करके क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी रीडर एक फेक न्यूज़ की भूल भुलैया में फंस जाए और वो पता ना कर पाए कि ये न्यूज़ कहाँ से आया है। तो आप एक जगह देखेंगे कि कहीं और छपा था, वहाँ देखेंगे कि एक तीसरी जगह छपा था, तो आपको लगेगा कि ये जेन्युइन न्यूज़ है जो कई सारे जगह छप चुकी है और बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन ये इनफैक्ट एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स फेसबुक के साथ शेयर किए थे। उनने हमारी बात तो सुनी, पर एंड में कोई एक्शन नहीं लिया, जहाँ तक हम जानते हैं। चुनाव आयोग की जुबान से ही आपने कई बार सुना होगा कि चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे, मुक्त और निष्पक्ष, बगैर किसी दबाव और प्रभाव के। आयोग की जवाबदेही है कि देखे, लेकिन उसकी नज़र से बचने के ये सब तरीके हैं। ये बात सुनने में तुरंत ठीक लगती है कि जब जनता के बीच कोई नेता या सरकार इतनी लोकप्रिय है तो विपक्ष आरोप लगाता है, रोना रोता है अपनी हार का। मगर यह सवाल का एकमात्र जवाब नहीं है, बल्कि दूसरे सवालों की शुरुआत है। सवाल है कि लोकप्रियता किस आधार पर तैयार की जाती है, इसमें झूठ का कितना योगदान है, क्या इसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की कोई भूमिका नहीं है, क्या उस प्लेटफॉर्म के जरिए विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबाया जा रहा है। गोदी मीडिया में विपक्ष के लिए अब कोई जगह नहीं होती है। विपक्ष को लगता है कि सोशल मीडिया है, लेकिन वहाँ भी उसकी आवाज़ बंद की जाती है। क्या यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? लोगों का पर्सनल डेटा लेकर उन्हें प्रभावित किया जाता है, प्रभावित करने के लिए झूठी बातें दी जाती हैं, भड़काऊ बातों से उन्हें गरमाया जाता है, उकसाया जाता है। इसे आप यूं समझें, मीडिया से विपक्ष को रोक दीजिए, गायब कर दीजिए, सोशल मीडिया से विपक्ष को गायब कर दीजिए, तो क्या आपको दिखेगा कि विपक्ष क्या कर रहा है? सवाल ये है, अनाम कंपनियां बेशुमार पैसा खर्च कर ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए नफरती ज्वार पैदा करें जिसके आक्रोश में आकर आप राजनीतिक निर्णय करें। सवाल उसका है, क्या एक मतदाता के तौर पर आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपकी जानकारी सच के आधार पर है या झूठ के आधार पर? कांग्रेस और बीजेपी को यह बताना चाहिए इसके बाद भी कि फेसबुक, ट्विटर की भूमिका को लेकर उनकी नीतियां क्या हैं। एक राजनीतिक दल के तौर पर दोनों का फेसबुक पर इतना विश्वास या अविश्वास
किस आधार पर है? क्या अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में उठ रहे सवालों को लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं है? क्या उन सवालों के संदर्भ में भारत में इन प्लेटफॉर्म की भूमिका को वो नहीं देखना चाहते हैं? एक घटना या एक रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही यह नहीं बता रहे हैं कि इस तरह की घटना या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग ना हो, जिससे भारत के खूबसूरत लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए। उसके लिए दोनों पार्टियों ने क्या नीति बनाई है, क्या सोचा है, ये इस बहस के दौरान सामने नहीं आ पाती है। ये बात अब लेते हैं एक ब्रेक। न्यूज़ एंकरिंग के दौरान कई बार ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जिसका सामना कैसे किया जाए तुरंत पता नहीं होता। जैसे एक न्यूज़ एंकर पंडित जसराज की संगीत यात्रा के बारे में तुरंत कैसे कुछ बता दें? क्या उसमें इतनी योग्यता है कि एक महान संगीत साधक के बारे में तुरंत चलते फिरते कुछ टिप्पणी कर दे? मुझ में तो नहीं है, कोई और दावा कर सकता है। 90 साल की जिंदगी जीकर गए हैं। जो इंटरनेट से सर्च किया उसी से पता चला कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक एस्टेरॉयड है जो उनके नाम पर रखा गया है, ग्रह है जिसका नाम पंडित जसराज है। मोज़ार्ट, बीथोवन और पावारोती जैसे महान संगीत साधकों के साथ उनके नाम पर भी है। तो वो कभी दुनिया या धरती के ज्ञान कोश से कभी अलविदा हो नहीं सकते, जितना कुछ वो बनाकर गए हैं। एक उनकी जो संगीत यात्रा रही है वो मेवात घराने से ताल्लुकात रखती है, उसकी पहचान से शुरू होती है। और वो अक्सर कहा करते थे कि शास्त्रीय संगीत गाने वाला कब क्या गाएगा उसे भी पता नहीं होता है। माहौल से गाएगा, कई बार कान में कुछ धुनें आती हैं और सुर कुछ और रास्ता पकड़ लेता है। तो इस तरह के ब्यौरे से भरे हैं उनके इंटरव्यू। और एक प्रसंग है कि 1952 में जब उन्होंने पहली बार नेपाल नरेश के सामने अपनी संगीत की प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो खुश होकर उन्होंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कर दी। और पंडित जसराज यकीन नहीं कर सके और उन्होंने कहा है कि वो लगभग बेहोश से हो गए थे। अब हमारे बीच नहीं हैं, 90 साल की उम्र जी कर गए हैं। एक महान उस्ताद के बारे में खुद के शब्दों को, विश्लेषण क्षमता को सीमित देख थोड़ा अफसोस भी हो रहा है, मगर ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारे बीच से कोई बड़ा, कोई कद्दावर चला गया है। मेरो अल्लाह मेहरबान, मेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो। जैसे एक लंबा सुदीर्घ आलाप अपने चरम पर पहुंचकर थम जाए। मन लीजे तू ठान, मेरो अल्लाह। पंडित जसराज ने कुछ इस तरह 90 साल का भरा पूरा जीवन जीकर आखिरी सांस ली। औलिया पीर पैगंबर जावे, औलिया पीर। पंडित जसराज हरियाणा के हिसार में पैदा हुए, मेवात घराने की शास्त्रीय गायकी का हिस्सा बने और फिर उन शख्सियतों में शुमार हो गए जो देश और दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का पर्याय मानी जाती हैं। मुझको दीजो ईमान, मेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगा। मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी और पंडित जसराज जैसे 20वीं सदी के वे सूर्य अब हमेशा हमेशा के लिए चले गए। राधाजू मो पे आज ढरू, राधाजू
2017 में अपने 87वें जन्मदिन पर बात करते हुए उन्होंने अपनी गायकी और भक्ति को जोड़ा। हनुमान जी का उपासक था, हनुमान जी की पूजा करता था और हनुमान जी के द्वारा राम जी तक पहुंचता था। बस ये एक दिन सडनली हमें एक सपना आया जिसमें भगवान कृष्ण जो है बैठे हुए हैं बाल रूप में, मगर नंग धड़ंग, ऐसे ही हमसे कहते हैं कि देखो जसराज, तुम जो गाते हो वो मुझको जल्दी पहुंचता है। संगीत के व्याकरण के अलावा उनके कंठ में 9 भाषाएं बसती थीं। मैं पीली मंदोरी नाम का एक छोटा सा गांव है, उसमें मेरे गांव वालों ने एक मेरे नाम से पार्क बनाया है, मतलब खूब प्यार करते हैं। How many languages do you speak? कितनी ज़बानों में आप? अरे छोड़िए ना, कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं। वहाँ से तृप्ति जी इशारा कर रही हैं 9। ये तो 9 बोल दिया तो मैं क्या करूँ? मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, पंजाबी। हाँ। और तुसी दसो मारवाड़ी, हरियाणवी, तो मैं हरियाणी का तो हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहे वैष्णव जन। और उसके 1 साल पहले एनडीटीवी के क्लीनाथॉन कार्यक्रम में उन्होंने गांधी का सबसे प्रिय भजन गाया। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जना तन मारे, दृढ़ वैराग जना मन मारे, राम राम सो ताड़ी लागे, राम नाम सो ताड़ी लागे, सकल तीरथ तेना मन मारे, वैष्णव जन तो तेने कही जय, पीड़ पराई जाने रे। उनकी आवाज का जादू शास्त्रीयता को जन से जोड़ता रहा। उनका गायन देश और दुनिया की सरहदों के पार चला गया। अब वो खुद सभी सरहदों के पार हैं, लेकिन उनकी गायकी हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी।